इस ड्रामा ने ना मुझे दो चीजें सिखा दी। पहली, सस्पेंस प्रेडिक्ट करने में मैं ऑफिशियली जीरो हूँ, और दूसरी, ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटी इंसान को कितना पागल बना सकता है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस ड्रामा में मिल गया। और प्रोफेसर को देख के ना मेरा बीपी अलग ही लेवल पे था, और इकांग, इस बंदे को देख के मुझे समझ ही नहीं आया इसे डरना चाहिए कि इसकी तारीफ करनी चाहिए। और बस इसी कंफ्यूजन ने मुझे लास्ट एपिसोड तक बांधे रखा। हाय गाइस, एली हियर, वेलकम टू एलिस कॉर्नर। आज बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो की। स्टोरी शुरू होती है लिटरेचर प्रोफेसर से, जो पहले ना एक राइटर था, बट एक बुक के बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा और एक कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। उसके क्लास में ना इकांग नाम का एक स्टूडेंट आता है। क्लास के असाइनमेंट के थ्रू इकांग अपनी राइटिंग प्रोफेसर को दिखाना शुरू करता है, और प्रोफेसर उसकी राइटिंग से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसके अंदर एक अजीब सा ऑब्सेशन शुरू हो जाता है। और प्रोफेसर तो एक फेल राइटर होता है, तो उसे लगने लगता है कि अगर वो इकांग को ट्रेन करेगा राइटिंग में, और एक दिन इकांग बड़ा राइटर बन गया, तो उसकी सक्सेस में कहीं ना कहीं प्रोफेसर को क्रेडिट मिलेगा, और इसी तरह वो अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कर पाएगा, मतलब कुछ भी। और बस यही से ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी और माइंड गेम्स की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और अगर तुम्हें ना फास्ट पेस थ्रिलर या हर 10 मिनट में बड़ा ट्विस्ट देखना चाहते हो, तो शायद ये ड्रामा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ राइटर्स तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलता रहे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली ट्राई करना। सच बोलूं तो ना फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ नहीं है। मैंने सोचा ठीक है सेकंड एपिसोड देख लेती हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं देखूंगी। लेकिन सेकंड एपिसोड के एंडिंग के बाद बस वही में फंस गई। उसके बाद हर एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता था ये होगा वो होगा, और क्या रियल है क्या स्टोरी है कुछ समझ में नहीं आता था। मैं पूरी सीरीज देखते वक्त बस थ्योरीज बनाती रही। और वो प्रोफेसर का कैरेक्टर इतना मेरा बीपी बढ़ाया है क्या बताऊं। उसके पास हर किसी के लिए टाइम है, कॉलेज के लिए टाइम है, स्टूडेंट के लिए टाइम है, राइवल राइटर के लिए टाइम है, मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए टाइम है, बस उसके बीवी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। अगर वो 5 मिनट के लिए भी बोल रही है कि बैठकर बात कर लेते हैं, नहीं, उसको तो बात ही नहीं करना। उसके राइवल की बीवी परेशान है, बंदे को वो दिख रहा है, अपनी बीवी डिप्रेशन में चली गई, उसको वो नहीं दिख रहा। उसकी वाइफ के लिए सच में बहुत बुरा लगता है। मतलब पूरा पैथेटिक कैरेक्टर है। तुमको गुस्सा भी आएगा कि कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। और रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं, बस कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। उसने क्या अचीव किया, उसको क्या मिला, मैं उससे बेटर क्यों नहीं हूँ। और कंपेयर करते करते उनमें इतनी इनसिक्योरिटी और जेलेसी भर जाती है कि अपनी ही लाइफ का वाट लगा लेते हैं। और जेलेसी की वजह से सामने वाले को वो इतना हेट करने लगते हैं कि तुम कोई भी स्टोरी सुना दो, उसमें सामने वाले का डाउनफॉल है तो उसको वो सच मानने लगते हैं। और प्रोफेसर का कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम है। उसके अपने इनसिक्योरिटीज और जेलेसी की वजह से उसको कुछ भी सामने नहीं दिखाई दिया। वो तो अपने राइवल का डाउनफॉल का स्टोरी सुनते सुनते इमेजिन कर करके खुश होता रहा। इस सीरीज का ना टर्निंग पॉइंट ही सेकंड एपिसोड का एंडिंग है। उसके बाद तो कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। तुम सोचते रह जाओगे कि कौन सा वाला रियल स्टोरी है, कौन सा वाला बस स्टोरी ही है। और जिस लेवल का मैनिपुलेशन इस सीरीज में है ना, तुम समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर में हो क्या रहा है। और इकांग, उफ, ये बंदा अलग ही लेवल का था। कभी इतना क्रीपी लगता था कि बस उसकी स्माइल देखकर ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता था, और कभी इतना काम रहता था कि समझ ही नहीं आता था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और चोई हुनुक ने जो एक्टिंग की है ना, हैट्स ऑफ। उसके सामने चोई मिनसिक जैसा लेजेंडरी एक्टर थे, फिर भी एक भी सीन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो दब गया हो। दोनों ही किसी से कम नहीं थे। ये सीरीज देखते वक्त मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोच रही थी कि इकांग प्रोफेसर का बेटा निकलेगा और सालों बाद बदला लेने के लिए आया है। क्योंकि एक सीन में ना प्रोफेसर का राइवल बताता है कि कॉलेज के टाइम में प्रोफेसर लास्ट रो में बैठता था, रिजर्व रहता था, किसी से इतना घुलता मिलता नहीं था, और इकांग भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता था। मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में थी कि बस ट्विस्ट पकड़ लिया, और एंड तक आते आते समझ आया ट्विस्ट नहीं, मैं तो अपनी ही मूवी चला रही थी। और ऑनेस्टली इसी वजह से मुझे ये ड्रामा भी पसंद आया। काफी टाइम के बाद किसी थ्रिलर ने मेरी प्रेडिक्शन इतनी पूरी तरह फेल की थी। लेकिन इतना सब अच्छा होने के बाद भी क्या मेरे लिए परफेक्ट ड्रामा था? बिल्कुल भी नहीं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एंडिंग। और यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है। एंडिंग बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा ये और भी अच्छी हो सकती थी। इतना अच्छा बिल्डअप था, इतने सारे माइंड गेम्स थे, इसीलिए लास्ट में मैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग पे ऑफ एक्सपेक्ट कर रही थी। लास्ट एपिसोड खत्म हुआ और मैं बस स्क्रीन को देख रही थी, बस हो गया खत्म। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एंडिंग परफेक्ट लगी हो, लेकिन पर्सनली मेरे लिए एंडिंग और इम्पैक्ट चाहिए था। और एंडिंग से कंप्लेन होने के बाद भी मुझे ये ड्रामा जेन्युइनली पसंद आया। एक तो सबने इतना अच्छा एक्टिंग किया है, स्टोरी भी अच्छी थी, और सारे एपिसोड के बाद मैं बस के
थ्योरीज बना रही थी और काफी टाइम बाद किसी थ्रिलर ने मुझे इतना कंफ्यूज किया था। अगर तुम्हें मास मसाला और ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट चाहिए तो ये ड्रामा स्किप कर देना, क्योंकि ये पूरा स्लो बर्न सीरीज है। लेकिन अगर तुम मेरी तरह ड्रामा देखते वक्त खुद डिटेक्टिव बन जाते हो, हर एपिसोड के बाद थ्योरी बनाते हो, तो मुझे लगता है नोट्स फ्रॉम द लास्ट रोज तुम्हें काफी पसंद आ सकता है। मेरे लिए मास्टरपीस नहीं था, लेकिन यूनिक जरूर था और ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। और अब कमेंट्स में जरूर बताना, क्या सिर्फ मेरी थ्योरीज इतनी पूरी थी या तुम भी मेरी तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत निकले। और अगर तुम्हारी भी कोई क्रेजी थ्योरी थी वो भी जरूर लिखना, मुझे पढ़ना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।